श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में हम चिकित्सकों, हेल्थ कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब देते रहे हैं। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में आकाशवाणी संवाददाता आकाश सिंह ने बात की कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा से। डॉक्टर धमीजा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि दूसरे चरण के टीकाकरण में कौन कौन लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं या पात्र हैं? सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है, बहुत वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वैक्सीनेशन जो यूनिवर्सल इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन है जी, कैंपेन का जो सेकेंड रोल आउट फेज है, सेकेंड फेज फॉर द रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, इसमें 60 वर्ष से बड़े लोगों के लिए और 45 वर्ष से बड़े लोगों के लिए जिनको सीरियस बीमारियां हैं या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनके लिए कल से ये अभियान शुरू किया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब डॉक्टर्स के बाद, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद हमें आगे की जो श्रृंखला में जो लोग आ रहे हैं, जो वनरेबल ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा एट रिस्क पॉपुलेशन है, अब उनके लिए टीकाकरण का शुरुआत हो रहा है। तो दो अहम इसके श्रेणियां हैं। एक तो यही है कि वो बुजुर्ग लोग जो 60 वर्ष से ज्यादा हैं, और दूसरा ये कि जो 45 वर्ष से ज्यादा हैं और उनको दूसरी बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो उन बीमारियों की लिस्ट भी सरकार ने जारी कर दी है। जी डॉक्टर धमीजा, इस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी? क्या कुछ करना होगा? कोविन ऐप के थ्रू या वॉक इन होगा? तो सरकार ने एक यूजर मैनुअल भी जारी किया है जो सिटीजन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन का है, जो कि कोविन ऐप के थ्रू हो सकती है या वॉक इन भी हो सकती है या आरोग्य सेतु के थ्रू हो सकती है। ये तीनों तरीके हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। और मैं आपको संक्षेप में अगर कोविन ऐप की तरीके से बताऊं तो 4 स्टेप्स हैं इसमें। बेसिकली आपको पहले जो है रजिस्टर करना होगा। कोविन ऐप को लॉग इन करके cowin.gov.in से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा और फिर वो ओटीपी के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप लॉग इन करके कोविन ऐप में अपनी डिटेल सारी भर सकते हैं, जैसे आपका नाम है, लाइसेंस या जो भी आईडी प्रूफ है जो आप देना चाहेंगे, आपके साथ आपकी दूसरी जो जानकारी है, एज की है, जेंडर की है, ये सब चीजें फॉर्म में भरी जाएंगी। आप एक समय पर 4 लोगों तक का जो है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप शेड्यूल कर सकते हैं जगह के लिए। आप यू कैन लुक आउट फॉर द प्लेस वेयर वैक्सीनेशन इज पॉसिबल। उसी ऐप में उसी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लिस्ट ड्रॉप डाउन मिलेगी। और वंस यू सिलेक्ट द प्लेस, अगर आपको सिलेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद यू कैन शेड्यूल डेट फॉर द वैक्सीनेशन फ्रॉम द अवेलेबल जहाँ पे स्लॉट्स हैं सेंटर में। और उसके बाद आप वैक्सीनेशन जाके गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फ्रॉम दिस सिलेक्टेड सेंटर ऑन अ शेड्यूल डेट एंड टाइम। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास फिर एसएमएस आएगा सेकेंड डोज के लिए। तो दोनों डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर धमीजा, वैक्सीन लेने से पहले जैसे हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया और मान लीजिए किसी को कल करवाना है या आगे वाली डेट मिलेगी, तो उसके पहले क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी? हमें खाली पेट वैक्सीनेशन लेना होता है या हम कुछ खाकर जा सकते हैं? बिल्कुल आप खाकर जा सकते हैं। आपकी शेड्यूल डेट से पहले आप पूरी नींद लें, अच्छा बैलेंस खाना खाएं और सुबह नाश्ता करें और अपने शेड्यूल टाइम प्लेस पे जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। डॉक्टर धमीजा, इस समय देश में मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। क्या लोगों के पास वैक्सीन चूज करने का कोई विकल्प होगा या दोनों में से कोई भी वैक्सीन लग सकती है? सिद्धार्थ जी, दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं। अब तो 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं। तो आपको कोई भी अंदेशा या कोई ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि ये वैक्सीन अच्छी है या वो वैक्सीन अच्छी है। दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। और तो ये कहता हूं कि जब आपको समय आपका आए तो आप वैक्सीन के लिए आवश्यक जरूर जाएं और इस चीज की चिंता मत करें कि ये कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। अगर किसी को पहली डोज एक ब्रांड की लगी है तो क्या अगली डोज भी उसी ब्रांड की लगाना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। जो पहली डोज लगी है उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी चाहिए। अगर आपने कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी। और अगर आपको कोविशील्ड दी गई है पहली डोज में तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड की ही लगाई जाएगी। और डॉक्टर धमीजा, सरकार ने 20 गंभीर बीमारियों की सूची जारी की है।
जिन्हें वरीयता दी जाएगी, तो लोग कैसे समझेंगे कि क्या इसके लिए कोई सूची उपलब्ध है? एक लिस्ट जारी हुई है जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक फॉर्म भरा जाएगा। उसमें नेम ऑफ बेनिफिशियरी होगा, आपका एज होगा, जेंडर होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल फोन नंबर होगा और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा और फिर वो सर्टिफाई करेंगे डॉक्टर, आई डॉक्टर वर्किंग हियर एंड दिस एंड दैट। और उसके बाद जो 20 बीमारियों की जो लिस्ट बता रहे हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ एनीवन विल फॉलोइंग क्राइटेरिया विल प्रायोरिटाइज द इंडिविजुअल, ये उसमें लिखा गया है उस फॉर्म में। उसमें 20 जो बीमारियों की इन्होंने जिक्र किया है उसमें हार्ट फेलियर है, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट भी है, सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, मॉडरेट टू सीवियर वेलुलर हार्ट डिजीज है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, एंजाइना, हाइपरटेंशन है, CTMI डॉक्यूमेंटेड स्ट्रोक है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज फॉर मोर देन 10 ईयर्स वाली है और विद कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर ऑन ट्रीटमेंट है, किडनी लिवर दूसरी बीमारियां जो है ट्रांसप्लांट की है, रेसिपिएंट है उनकी है, किडनी डिजीज जिनको एंड स्टेज है या हीमोडायलिसिस चल रही है वो है, डिकम्पनसेटेड सिरोसिस या लिवर डिजीज जिसको हम बोलते हैं वो है, लॉन्ग यूज ऑफ स्टीरॉयड वाली है जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी बोल सकते हैं या दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिनको चल रही हैं, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज है जिनको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है लास्ट 2 ईयर्स में, या और ऐसे क्राइटेरिया हैं, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, माइलोमा है, ब्लड कैंसर्स हैं और कोई सॉलिड कैंसर है या सिकल सेल डिजीज है या बोन मैरो फेलियर है। तो ये सब बीमारियां हैं, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज भी है, HIV भी है उसमें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हम डील करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या ऐसी चीजें भी हैं जो उस लिस्ट में है और वो भी एलिजिबल है, जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है और या डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है, वो भी एलिजिबल है। तो ये 20 बीमारियों की लिस्ट है और डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उनमें से एक को टिक करेगा और उसके बाद फिर जो है आप एलिजिबल बनते हैं। डॉक्टर धमीजा, वैक्सीन के किस तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी, मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपके सामने समक्ष आपके उपस्थित हूँ और मैं श्रोताओं के उत्तर भी दे रहा हूँ। न केवल मैंने वैक्सीन लगवाई है लेकिन मैं उस कमेटी में भी हूँ जिसको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, AEFI। उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ और हम सभी जितने भी लोगों को माइनर प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सब की हम जांच करते हैं या उसका हम रिव्यू करते हैं रिकॉर्ड से। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला सीरियस इलनेस वाला नहीं आया है। मामूली बुखार या मामूली इंजेक्शन की साइट पे पेन होना या रेडनेस होना ये आम बात है और वो हर वैक्सीन के साथ होती है। कोरोना वैक्सीन के कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। इनको बहुत रिगरसली तरीके से टेस्ट किया गया है तो उसके बाद ही अप्रूवल मिला है। तो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि वैक्सीन के बारे में कोई भी अगर मन में आपकी शंका है या भ्रांति है तो उसको साइंटिफिक तरीके से ही आप विश्वास करें। आपको अगर कोई बीमारी है, अगर कोई तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उसी से इलाज कराते हैं, उसी की बात मानते हैं। इस बारे में भी, वैक्सीन के बारे में भी आप अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपनी क्वेश्चंस के आंसर उनसे लीजिए, अपनी शंकाओं को उनके थ्रू समाधान कराइए, ना कि आप सोशल मीडिया की डिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव करें। चलते चलते डॉक्टर धमीजा, जैसा कि इसका जो दूसरा फेज है शुरू हो रहा है और इस चरण में वरिष्ठ नागरिक और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाने के लिए चरण शुरू हो रहा है। आप चलते चलते जो लोग कल वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या कराने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप कल इस प्रोग्राम में जो है वैक्सीनेशन के ड्राइव में भाग लें, अपना टीका लगवाएं। यही एक मात्र है हम कोरोना से मिलकर जो जंग लड़ रहे हैं उसमें जीतने का। और आपका अब नंबर आया है जिसकी बहुत दिनों से इंतजार थी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि हमारा नंबर कब आएगा, और अब जब आपका नंबर आया है, आपको अवसर मिल रहा है, तो आवश्यक जाएं और पॉजिटिव माइंड सेट से जाएं और ये टीकाकरण का अवसर मिला है इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी, अगर वो एलिजिबल हैं, इस श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी प्रेरित करें कि वो भी टीका लगवाएं। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे कोरोना टीकाकरण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा आकाशवाणी संवाददाता आकाश सिंह और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बागेश्वर जनपद में आज से 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को टीका लगाने के कार्य का शुभारंभ आज से जिला चिकित्सालय बागेश्वर में किया गया है, जिसकी सफलता के लिए जिला
जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें जनपद में आज जिला पंचायत कार्यालय में पंजीकरण केंद्र बनाया गया है। टीकाकरण के लिए जिला चिकित्सालय को सेशन साइट बनाया गया है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुजुर्ग व्यक्तियों को टीकाकरण करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी अधिकारी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा लें। आज शुरू किए गए सेशन साइट में जनपद के सीनियर सिटीजनों द्वारा बड़े उत्साह के साथ अपना पंजीकरण कराते हुए कोविड-19 का टीका लगवाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने देर रात्रि संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं व तैयारियां पूरी कर लें। इसमें हमारी जो सीनियर सिटीजन का यहाँ पे जो समूह है उनसे हमारी कल बात की हुई थी और उनके द्वारा अच्छा कोऑपरेशन भी इसमें किया गया। उनके काफी सारे लोग जो है सुबह रजिस्ट्रेशन के लिए आ गए थे। तो रजिस्ट्रेशन का कार्य हमारे जिला पंचायत में चल रहा है और वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी इसमें कुछ पोर्टल के इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हमारे जो है काफी हो गए हैं, 28 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पोर्टल के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने निर्देशित किया है कि एक हमारे जो यहाँ पे टेक्निकल देख रहे हैं भटनागर, उनको भी यहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपस्थित होकर वो जो इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे उसको रिजॉल्व करवाए और उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बात करनी पड़ती है तो वो बात करके जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करवाए। और साथ साथ में मैंने एसडीएम को ये भी निर्देशित किया है कि भाई क्राउड मैनेजमेंट का भी आप देख ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले, भले ही करवा ले जिला पंचायत में, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ हो जाए तो उनको वहीं बैठाए, उनके लिए पानी वानी की चाय वाय की व्यवस्था जो करनी है वो जिला पंचायत में करें। वैक्सीनेशन के लिए पोर्टल पर किए जाने वाले पंजीकरण के लिए आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सभी CSC सेंटरों के माध्यम से भी पंजीकरण कराने के लिए उनके संचालकों को भी प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सभी बुजुर्ग व्यक्तियों का पंजीकरण कराते हुए टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी अधिकारी व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए इनमें ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों तथा वार्ड सदस्यों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन कोई भी व्यक्ति घर बैठे www.cowin.gov.in आरोग्य सेतु ऐप, अपने नजदीकी CSC सेंटरों तथा संबंधित सेशन साइटों पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपना पंजीकरण कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी भी एक दस्तावेज के साथ अपना मोबाइल फोन भी साथ लाना होगा, जिसके माध्यम से वे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BD जोशी, जिला विकास अधिकारी KN तिवारी, उप जिलाधिकारी बागेश्वर योगेंद्र सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर जंग पांगी, तहसीलदार नवाजिश खलीक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा देर शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया। कल 60 वर्ष से अधिक के 989 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। वहीं 45 से 60 वर्ष के बीच के 56 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगा। कल 72 सत्रों में 1377 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में अब तक 15,196 लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले आए हैं और 26 मरीज कोरोना महामारी से ठीक हुए हैं। राहत की बात, कल इस महामारी से कोई मौत नहीं हुई। कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 96.35% हो गया है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,019 हो गई है। 93,479 मरीज अब तक इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस यानी विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 447 हो गई है। कल 10,689 सैंपल की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 7,450 सैंपल्स की जांच अभी प्रतीक्षारत है। कल 10,017 सैंपल्स जांच को भेजे गए हैं। वर्तमान में कोरोना की रिकवरी रेट 96% है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण के 6 केस, हरिद्वार जिले में 16, नैनीताल जिले में 1 केस, टिहरी जिले में 1 केस और उधम सिंह नगर में 3 कोरोना केस आए हैं। वहीं कल अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त रहे।
कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।